हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू ऑल टू योर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज। मेरा नाम अंकित है। आज मैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का एनालिसिस ऑफ रेट चैप्टर लाया हूँ। ये क्लास नंबर 5 है। इससे मैं 4 क्लास पहले करा चुका हूँ, जिसमें मैं बचे हुए पीछे के चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज़ करा चुका हूँ। आज मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सारे आपको कराऊंगा। और बता दूँ, जो क्वेश्चन आपके बच जाएंगे उसको मैं आगे वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जिसमें एक लाइन में क्वेश्चन और एक वर्ड में आंसर्स होते हैं, जिससे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको पूरी कराऊंगा। सो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं, देखिए वीडियोस लाने में थोड़ा सा टाइम कभी कभी इसलिए लग जाता है क्योंकि आपके क्वेश्चंस फ्रेम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कंपटीशन लेवल के नहीं है, एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिनको कि आपके लेवल के स्तर पर ही बनाना पड़ता है ताकि आपके एग्जाम्स में पूछने लायक क्वेश्चन हों। ठीक है, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपका टाइमली हम हर चीज़ पूरी करा सकें। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। 20 क्यूबिक मीटर ईंट के काम में ईंटों की संख्या की गणना करें। ठीक है, तो इस टाइप के बेसिक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे ऐसे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसीलिए मैं इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए 20 क्यूबिक मीटर यहाँ पर आपको टोटल ब्रिक वर्क का वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, टोटल ब्रिक वर्क का आयतन आपको दे रखा है। आपको एक सिंगल ब्रिक का पता करना है। तो जब हम ब्रिक वर्क के साथ बात कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर सीमेंट मसाले का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण से जो आपकी ब्रिक की डायमेंशन यहाँ पर प्रयोग होगी वो 20 × 10 सेंटीमीटर यूज़ होगी, मॉड्यूलर साइज़। अब इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो आएगा 0.2 × 0.1 × 0.1 मीटर। ठीक है, ये मीटर तीनों के लिए है। तो अब आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम अगर आपको पता चल गया और आप उसको टोटल ब्रिक के वॉल्यूम से जो आपका ब्रिक वर्क है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप टोटल ब्रिक वर्क निकालने के लिए पहले इसका वॉल्यूम निकालें। अब 0.2 × 0.1 × 0.1 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.002 मीटर क्यूब। ठीक है, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है टोटल ब्रिक वर्क का। ठीक है, तो अब देखिए टोटल ब्रिक वर्क हमें 20 दे रखा है, ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है। अब आपको सिंपली 20 डिवाइडेड बाई 0.002 क्यूबिक मीटर कर देना है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो निकलेगी वो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगी 20 क्यूबिक मीटर में। तो इसकी वैल्यू का आंसर कितना आएगा? ये आएगा 10,000 ब्रिक्स। ठीक है, 10,000 ब्रिक्स। तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसका सही ऑप्शन है, इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3, 10,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज द क्वांटिटी स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर 6 मीटर लेंथ ऑफ वॉल विच इज़ 4 मीटर हाई एंड 50 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, तो ऐसी वॉल की प्लास्टरिंग करनी है जिस वॉल की 6 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर की हाइट है और 50 सेंटीमीटर थिकनेस है। अब ये क्वेश्चन है तो आसान, पर इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, प्लास्टरिंग की यूनिट हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं। ठीक, दूसरा प्लास्टरिंग वॉल के साइड्स में नहीं करते, वॉल के फ्रंट और बैक में करते हैं। मतलब जो उसकी लॉन्गर लेंथ और हाइट होती है उसको मिला के जो सरफेस बनता है उस पर करते हैं। ठीक है, मैं इसको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। जो आपकी जैसे आपकी फॉर एग्जांपल ये वॉल है, ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो प्लास्टरिंग हमेशा इस फ्रंट वॉल पे करते हैं जिस पे हाइट और लॉन्गर लेंथ मिलती है। ये शॉर्टर लेंथ और हाइट पर नहीं करते। ठीक है, तो प्लास्टरिंग के लिए हमें इसी सरफेस को कंसीडर करना है। तो इस सरफेस को कंसीडर करने के लिए आपको जो एरिया निकालना पड़ेगा वो किसका निकालना पड़ेगा? वो एरिया निकालना पड़ेगा इस 6 सेंटीमीटर लंबी दीवार का और जो इसका ऊंचाई है हाइट का। ठीक है, यहाँ थिकनेस से मतलब नहीं होगी आपको। तो आप एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 × 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 24 मीटर स्क्वायर, यहाँ 24 मीटर स्क्वायर आंसर दिया है, गलती यहाँ ही कर जाते हैं छात्र। गलती चेक करें, 24 स्क्वायर मीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 24 गुणा 2, क्योंकि ये वॉल की दोनों फेस की बात करेगा। आपको प्लास्टर कभी एक साइड नहीं करेंगे, प्लास्टर आप वॉल के दोनों साइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 24 मीटर स्क्वायर दोनों तरफ। तो इसका आंसर होगा 48 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 48 स्क्वायर मीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, द रेट ऑफ प्लिंथ एरिया इज 3000 स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड कंटिजेंसीज आर 7 and 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। हिंदी में देखें, भवन का कुल प्लिंथ क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लिंथ क्षेत्र की फल की दर 3,000 रुपये पर वर्ग मीटर है। पानी की आपूर्ति और आकस्मिकों की लागत क्रमशः निर्माण की लागत का 7% और 5% है। ठीक है, एक अनुमानित लागत की गणना करें।
तो आपको एक एस्टिमेट बताना है कि इस टोटल कॉस्ट, इस टोटल जो आपने यहाँ पर चीज़ें स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं, इससे इसका भवन का कॉस्ट क्या निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने दी है 500 वर्ग मीटर इसका एरिया दिया है। ठीक है, और पर वर्ग मीटर की कॉस्ट दी है। तो सबसे पहले तो आप सिंपली इतना ही निकाल लें। ठीक है, मतलब 500 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर की कॉस्ट नहीं, 1 वर्ग मीटर का एरिया गुणा 3000। ठीक है, 3000 आप गुणा करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। उस पूरे लैंड की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो इस पूरे लैंड की कॉस्ट होगी 500 इंटू 3000, ये आएगी 1,15,00,000। ठीक है, ये कॉस्ट आएगी 15 लाख। ठीक है, अब ये 15 लाख जो हमारे पास कॉस्ट आ गई, इस 15 लाख कॉस्ट में आपको जो ये 7% और 5% दे रखा है, ये कंटिजेंसीज है। ठीक, कंटिजेंसीज के बारे में एक चीज़ जान लें, कंटिजेंसीज इसी कॉस्ट में ही से निकाली जाती है। ठीक है, तो पहले आप 7% निकालेंगे इस कॉस्ट का, फिर इस कॉस्ट का 5% निकालेंगे और उन दोनों को इसमें जोड़ देंगे, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी। ठीक है, तो जो 7% आपकी कॉस्ट दी है, उसका मतलब आप 7% इसका निकालें पहले। ठीक है, अब इसका 7% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15 लाख, ये आएगा 105,000। ठीक है, ये कीमत आई कंटिजेंसीज में जब आपने 7%, यानी कि जब आप वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, पानी आपूर्ति 7%, तो पानी आपूर्ति की आई 7% के हिसाब से 105,000। ठीक है, अब हम दूसरा निकाल लेते हैं इसमें 5%। तो जब हम 5% निकालेंगे तो देखिए 5/100 इंटू हम फिर से कैलकुलेट करेंगे 15 लाख पे ही। ठीक है, अब इसको फिर से डिवाइड कर लें, ये आएगा 75,000। ठीक है, ये आया 75,000। ठीक, अब आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम है, अब आपको इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, बस आपकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा, टोटल जो एस्टिमेट है वो आ जाएगा। ठीक है, पहला आपका या 15 लाख, ठीक, प्लस 1,05,000। ठीक है, प्लस इसमें अभी आप और करेंगे 75,000। ठीक है, 75,000, तो इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, देखिए 15 लाख, 1,05,000 प्लस 75,000। ठीक है, तो इसकी कीमत आएगी 16,80,000। ठीक है, 16,80,000। अब आप देखिए यहाँ 16,80,000 कहाँ पे दिया है, 16,80,000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपकी अनुमानित लागत है जब आपने कंटिजेंसीज और भवन की प्लिंथ लेवल से जो उसका रेट है उसके हिसाब से जब उसका एस्टिमेट निकाला, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 16,80,000 रुपये आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिकल कंटेंट मेथड। घनमान सामग्री विधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन, क्यूबिकल जो कंटेंट, जो क्यूबिकल एस्टिमेट आप निकालते हैं क्यूबिकल रेट से, उसके हिसाब से कौन सा सही है। पहला, कंटेंट ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल एरिया विद एरियल रेट। नहीं, ये सही नहीं है इसका। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग, यह भवन की कुल क्षेत्रफल पर आधारित है। नहीं, घनमान से इससे भी नहीं निकलता। इट इज़ लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। नहीं, ये भी गलत है। इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर एस्टिमेट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ जी, जो घनमान हम क्यूबिकल एस्टिमेट निकालते हैं वो हमारे लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसीलिए इसका सबसे सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ ऑब्सोलेंस फॉर द प्रॉपर्टी। निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी के अप्रचलक का कारण है। देखिए, अप्रचलक का मतलब क्या होता है, अप्रचलन का मतलब कोई प्रॉपर्टी जब अब ऑब्सोलीट हो गई, अब वो उस प्रचलन से निकल गई, उसका डिज़ाइन, उसका जो बनने का तरीका, जो कंस्ट्रक्शन का जो मेथड्स थे वो अब ऑब्सोलीट हो गए, प्रचलन से बाहर हो गए। तो इस तरीके के मेथड्स से जब बिल्डिंग यूज होता है तो वो कौन सी बिल्डिंग है, वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग ऑब्सोलीट हो जाती है। पहला, न्यू इन्वेंशन, दूसरा इंप्रूवमेंट इन डिज़ाइन, तीसरा आउटडेटेड डिज़ाइन या और ऑप्शन। हिंदी में देखें, नया आविष्कार, डिज़ाइन में सुधार, पुराना डिज़ाइन और संरचना। बिल्कुल, आपने कोई नया डिज़ाइन, नया आविष्कार कर लिया बिल्डिंग डिज़ाइन के किसी नए प्रोसेस का, तो पुराना डिज़ाइन ऑब्सोलीट हो जाएगा। कोई नया डिज़ाइन फैक्टर आपने बना लिया, डिज़ाइन के कोई नए मेथड्स डेवलप कर लिए, आप भी देखते होंगे पुराने घर और नए घरों के डिज़ाइन में काफ़ी अंतर है, तो पुराने डिज़ाइन अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गए।
किसी बने हुए भवन की संरचना ही पुरानी है, डिज़ाइन ही पुराना है, उस कारण भी अब धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो ये तीनों ही कारक यहाँ पे सही हैं और इन तीनों ही कारकों की वजह से आपका भवन अप्रचलन या फिर ऑब्सोलीट हो जाता है कुछ समय बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ बिल्डिंग इज टैक्स टू बी पेड टू म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट। भवन की कुल वार्षिक आय का डैश भाग नगर पालिका का कर होता है। ठीक, तो नगर पालिका का कर कितना होता है भवन की कुल वार्षिक आय का? भवन की कुल वार्षिक आय का 20% नगर पालिका का कर होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है डैश ऑफ टोटल एनुअल रेवेन्यू ऑफ बिल्डिंग इज टैक्स टू बी पेड टू प्रॉपर्टी टैक्स। भवन के कुल वार्षिक आय का डैश संपत्ति कर के लिए दिया जाता है। ठीक है, भवन की कुल वार्षिक आय का कितना हम प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जमा करते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हम कुल कितना जमा करते हैं? हम जमा करते हैं भवन की कुल वार्षिक आय का 5%। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 5% हम भवन की कुल वार्षिक आय का एज अ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनालिसिस ऑफ रेट आर। दर के विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला, मटेरियल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया, लेबर क्लास एंड वेजेस, श्रमिक श्रेणी एवं दिहाड़ी, या फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे एनालिसिस ऑफ रेट के फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दर के विश्लेषण को अगर आप प्रभावित करेंगे तो आपकी क्वालिटी और गुणवत्ता जो भी होगी उसके आधार पे भी आपकी जो दर होगी वो प्रभावित होगी। ठीक है, आप निर्माण की प्रक्रिया कौन सी यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, पुरानी यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी उसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा। लेबर किस क्वालिटी का है, हेड मेसन के पैसे ज़्यादा होते हैं, लेबर के पैसे कम होते हैं, इसी प्रकार से कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, तो उनके हिसाब से भी रेट्स घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो इसके हिसाब से भी दर के विश्लेषण के रेट वेरी करते रहते हैं, या फिर जो दर के विश्लेषण होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ मुझसे वो लिखना छूट गया है, आप चारों को सही माने और इसका आंसर में अगर चारों में से कोई भी आए या 2-3 आ जाए तो आप उसका सही आंसर लगा दें। इसका आंसर में ये चारों ही सही हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक, चारों ही सही हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों ही दर विश्लेषण की कारक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई स्किल्ड लेबर इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, प्रतिदिन कार्य की मात्रा के रूप में कुशल श्रमिक द्वारा कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिदिन कार्य की मात्रा के रूप में जो कुशल श्रमिक होता है, जो स्किल्ड लेबर होता है, वो जो काम करता है उसकी क्षमता क्या कहलाती है? टास्क वर्क, आउटटर्न वर्क, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो जो कुशल श्रमिक होता है उसके लिए जो हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं एक दिन में उसके द्वारा किए जाने वाले काम, वो ये दोनों होते हैं, कार्य क्षमता, उत्पादन, या फिर इंग्लिश में कहें तो टास्क वर्क या आउटटर्न वर्क, दोनों ही सही हैं। तो इस कारण से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C3 बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही चीज़ कहते हैं हम किसी कुशल श्रमिक के एक दिन के जो उसने उत्पादन हमें दिया है उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नॉलेज ऑफ विच आइटम्स इज नेसेसरी फॉर एनालिसिस ऑफ रेट। दरों के विश्लेषण के लिए किन किन मदों की जानकारी आवश्यक है? पहला, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, दूसरा टूल एंड प्लांट एक्सपेंडिचर, तीसरा टास्क ऑफ ए लेबर इन वन डे, और ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो जो हम दरों का विश्लेषण करते हैं या जो रेट्स हम निकालते हैं किसी मद का, वो हम इनमें से किस किस के आधार पर निकालते हैं? ठेकेदार का लाभ बिल्कुल उसमें जुड़ा होता है, उपकरण और संयंत्र जो हम यूज़ करते हैं उनका खर्चा भी जुड़ा होता है, एक दिन की मजदूरी बिल्कुल जुड़ी होती है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 11 हमें दिया है एनुअल रेंट इज़ जनरली फिक्स्ड एट। भवन का वार्षिक किराया आमतौर पर तय किया जाता है। जब कोई भवन हम रेंट पर देते हैं, किराए पर देते हैं, तो उसका किराया तय करने का कुछ एक मानक होता है। ठीक है, तो भवन का जो वार्षिक किराया उसी आधार पर तय किया जाता है। तो वो वार्षिक जो तय किया हुआ किराया उसका मानक क्या है? पहला ऑप्शन हमें दिया है 1 to 2% ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 1 से 2% भवन का मूल्य। दूसरा 2 से 5% वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 2 to 5% भवन का मूल्य। 5 to 10% वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 5 से 10% भवन का मूल्य, या फिर 10 से 25% वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, 10 से 25% भवन का मूल्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 10% भवन का मूल्य। मतलब अगर आप किसी भवन को बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट का जो 5 से 10% कीमत होगी वो आप उससे उसका किराया, वार्षिक किराया फिक्स कर सकते हैं। उसको 12 से डिवाइड करके बाद में आप उसको प्रति माह में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिपेंड्स अपॉन। भवन का मूल्यांकन निर्भर करता है, जो बिल्डिंग होती है उसका जो मूल्यांकन या फिर जो उसकी हम टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी, इसकी संरचना और स्थायित्व, साइज, शेप एंड टाइप, माप, आकार और प्रकार,
क्वालिटी एंड मटेरियल यूज़, प्रयुक्त सामग्री गुणवत्ता, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों पर ही भवन का जो मूल्यांकन है वो निर्भर करता है, या उसकी जो लागत है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 12th का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया है द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। संपत्ति की आयु के साथ मूल्य में क्रमिक कमी को कहा जाता है। तो संपत्ति की जब आयु बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट घटती चली जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन, पुनर्मूल्यांकन, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, या फिर एप्रिसिएशन, प्रशंसा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो जो भवन की जो मूल्य समय के साथ आयु के साथ घटती चली जाती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डन व्हेन। किसी संपत्ति का मूल्यांकन तब किया जाता है, कब किया जाता है? जब द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी वांट्स टू सेल इट, संपत्ति का मालिक इसे बेचना चाहता है। म्यूनिसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी हैव टू बी, नगर निगम कर, संपत्ति शुल्क आदि तय होगा। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का टैक्स उस पर लगना हो, उसकी नई रेट निर्धारित किए जाने हो तब। तीसरा, इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ टू बी डन, संपत्ति का बीमा किया जाना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से किन चीज़ों के लिए हम संपत्ति का पुनः मूल्यांकन करते हैं? मतलब कुछ समय के बाद अगर इनमें से कुछ भी रिवाइज्ड होगा तो उसमें से हम किस चीज़ के लिए दोबारा करेंगे? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही। इंश्योरेंस के लिए पुनः मूल्यांकन होता है, म्यूनिसिपल टैक्स पड़ते हैं तब भी होता है, और ओनर संपत्ति को बेचना चाहता है तब भी वो उसका मूल्यांकन करवाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The value of property that can be obtained at any particular time from the open market if the property is put for sale is known as। संपत्ति का मूल्य जो कि किसी विशेष समय पर खुले बाजार से प्राप्त किया जा सकता है यदि संपत्ति को बिक्री के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन मार्केट वैल्यू, दूसरा ऑप्शन बुक वैल्यू, करंट वैल्यू, या ऑब्सोलेंस वैल्यू। तो कोई संपत्ति को जब मार्केट में बेचने के लिए रखा जाता है तो खुले मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी कीमत लगाई जाती है, उस कीमत को, जैसा इसका नाम है वही चीज़ कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है मार्केट वैल्यू या फिर बाजार मूल्य। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। द नेट एनुअल लेटिंग आउट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम इज नोन एज। एक संपत्ति का शुद्ध वार्षिक किराया मूल्य जो सकल आय से अधिक मरम्मत की राशि को घटाकर प्राप्त किया जाता है के रूप में जाना जाता है। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सिंकिंग वैल्यू, या रेटेबल वैल्यू। तो इनमें से इस प्रकार का जो भी किराया होता है उसको माना जाता है कर योग्य मूल्य या फिर रेटेबल वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही आंसर है, कर योग्य मूल्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दिया है एनी ट्रेजर एंड वैल्यूएबल्स मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन शैल बी प्रॉपर्टी ऑफ। मतलब इसमें हिंदी छूट गई, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी हिंदी क्या है। जब किसी भवन की हम एक्सकेवेशन या नींव की खुदाई करते हैं उस समय अगर हमें ज़मीन के अंदर से कोई भी कीमती वस्तु या कोई दबी हुई चीज़ मिलती है तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी संपत्ति होती है? कॉन्ट्रैक्टर की, ओनर ऑफ बिल्डिंग की, गवर्नमेंट की, या सबकी? तो ऐसा किसी भी चीज़ पे जो किसी भी प्रकार की ज़मीन के अंदर से निकली हुई संपत्ति है जिसका कोई मालिक आज के समय में नहीं है तो उस कारण से वो संपत्ति हमेशा सरकारी होती है, गवर्नमेंट की होती है, उसे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाकर जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया थिकनेस ऑफ जॉइंट इज केप्ट इन रीइंफोर्स ब्रिक वॉल। प्रबलित ईंट के कार्य में जोड़ की मोटाई रखी जाती है 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। जब प्रबलित कार्य करते हैं तो आप जो जोड़ की मोटाई रखते हैं वो रखते हैं 3 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है द रेशियो ऑफ मोटार इज टेकन टू फिल द जॉइंट्स इन रीइंफोर्स ब्रिकवर्क। प्रबलित ईंट के काम में जोड़ों को भरने के लिए मोटार का अनुपात लिया जाता है। अनुपात कितना लिया जाता है? इसका अनुपात जब हम प्रबलित ब्रिक वर्क करते हैं तो अनुपात इसका फिक्स रहता है। अनुपात होता है इसका 1:3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 1:3, 1:3। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया टर्न आउट ऑफ ब्रिक मैसनरी बाय हेड मैसन इन अ डे फॉर 30 मीटर हाई वॉल। मतलब 30 मीटर ऊंची वॉल अगर बनानी हो तो एक जो हेड मेसन है, ठीक है, हेड मेसन यानी कि जो आपका राजमिस्त्री है, उस राजमिस्त्री द्वारा एक दिन में अधिकतम कितना ब्रिक वर्क किया जा सकता है, उसका टर्न आउट क्या है, वो कितना अधिकतम उत्पादन कर सकता है। तो उसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है उसकी वैल्यू हमें दे होती है 600 ब्रिक्स पर डे। ठीक है, एक हेड मेसन के द्वारा 30 मीटर की वॉल बनाने के लिए वो अधिकतम हमें एक दिन का जो मान के चलते हैं वो 600 ब्रिक पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि हमें टोटल कितने दिन लगेंगे उस ब्रिक को, उस वॉल को बनाने में। ठीक है, तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अभी मैं आगे वन लाइनर भी स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आगे भी वीडियोस को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।